हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्याय की अवधारणा पर रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से किस प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उन तमाम बिंदु पर हमारी चर्चा रहेगी। न्याय, जस्टिस। न्याय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। यानी कि पाश्चात्य परंपरा में न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए न्यायपरायण व्यक्ति पर बल दिया जाता था या सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर बल दिया जाता था, जो कि न्याय के स्वरूप की व्याख्या कर सके। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई जो न्याय का कार्य कर सके। इन दोनों ही परंपरा में इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया। यानी कि न्याय की पाश्चात्य और भारतीय, इन दोनों परंपराओं के अंतर्गत मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया। प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। पाश्चात्य मान्यता भी यह कहती है और भारतीय मान्यता भी यह कहती है कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यही क्या है? न्याय है। यद्यपि आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में धीरे धीरे परिवर्तन आया है। न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया है। तो इस प्रकार का भी सवाल बन सकता है कि वह पहला पाश्चात्य विचारक कौन है या कौन था जिसने न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किया? तो प्लेटो। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय के प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना। न्याय मनुष्य का आत्मीय गुण है। यह किसने कहा? प्लेटो ने कहा। उनके अनुसार यानी प्लेटो के अनुसार यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। यानी कि न्याय वह सद्गुण है जिससे प्रभावित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय माना है। यानी कि राजनीतिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि दोनों से न्याय महत्वपूर्ण है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण माना गया।
न्याय नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। न्याय क्या है? न्याय नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। मध्यकालीन ईसाई विचारकों ऑगस्टाइन एवं एक्विनास ने न्याय की अपने ढंग से व्याख्या की है। पाश्चात्य विचारकों में हम मुख्यतः सुकरात, प्लेटो, अरस्तु प्राचीन काल में, और मध्यकाल में हम ऑगस्टाइन, एक्विनास ने न्याय की अपने ढंग से व्याख्या की। आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में हॉब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांट और मिल ने भी अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स ने न्याय को नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया, और इसके अलावा रॉबर्ट नॉजिक है, उन्होंने भी न्याय के बारे में लिखा है। मुख्य रूप से जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समकालीन समय में प्रसिद्ध है। आइए अभी हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय संबंधी विचार, यानी प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा है, उनके विचारों का हम अध्ययन करेंगे। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। यानी कि प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, वही क्या है? न्याय। प्लेटो ने न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने, यानी हम अपने अपने हितों को साधने में सहायक बने, अन्य दूसरों के हितों में हम हस्तक्षेप न करें। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक 2, 3, 4 में काफी रोचक विश्लेषण करता है। यानी कि रिपब्लिक के भी पार्ट है अलग अलग, तो रिपब्लिक का दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है, उसमें वह न्याय के बारे में वर्णन करता है। वह सबसे पहले सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है। यानी कि सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से अलग करने की बात करता है। कौन? प्लेटो। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण कथन है इबेस्टिन का। इबेस्टिन ने लिखा कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित थे। यानी कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है इबेस्टिन की। तो इस प्रकार की परिभाषाएं भी परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं कि यह किसने कहा कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है, तो यह कहा इबेस्टिन ने। आगे देखते हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूप मानता है। प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है? दो रूप, दो प्रकार मानता है प्लेटो न्याय के। एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित न्याय। तो प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए। एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय, जो कि राज्य से संबंधित है। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में कितने तत्व पाए जाते हैं? तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। ये तीन तत्व कौन कौन से हैं? बुद्धि है, शौर्य है और तृष्णा।
यानी कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं और वो तीन तत्व है बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। कौन? प्लेटो। प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीन तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। पहला, शासक वर्ग। पहला वर्ग कौन सा होगा? शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि समाज और राज्य में तीन वर्ग स्थापित हो गए मानवीय आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर, जिनमें पहला वर्ग होगा वो होगा शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक होता है। तार्किक व्यक्ति, दार्शनिक शासक, यानी कि प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत। दूसरा वर्ग रहेगा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, जिसमें शौर्य व साहस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी प्लेटो कहने की मानवीय आत्मा में तीन तत्व है। पहला है बुद्धि। बुद्धि के आधार पर वह शासक वर्ग की बात करता है, शौर्य के आधार पर वह सैनिक वर्ग की बात करता है और तृष्णा के आधार पर वह उत्पादक या सहायक वर्ग की बात करता है। तीसरा, उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा व इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं, एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित न्याय। और प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीन तत्वों की मात्रा के आधार पर वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। कौन कौन से तीन वर्ग? एक है शासक वर्ग, एक है सैनिक वर्ग, एक है आपका उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। यानी कि शासक वर्ग का ही कार्य करे, सैनिक वर्ग का ही कार्य करे और उत्पादक वर्ग का ही कार्य करे, तो तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। सभी मनुष्यों में तीनों तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी किसी में अधिक मात्रा में पाया जाएगा, किसी में कम मात्रा में पाया जाएगा। परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप से पाई जाती है वही उसके सद्गुणों को प्रभावित करता है। यानी कि ये जो तीन तत्व है मानवीय आत्मा के तीन तत्व, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति में जिस आत्मा की मात्रा अधिक होगी उसे वही कार्य करना चाहिए। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। तो इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि किसने न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण माना? किसने न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण माना? प्लेटो ने। प्लेटो ने आत्मा के तीन तत्व बताए हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। यानी प्लेटो कहते हैं कि आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्ति के भिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करेगा। यानी कि प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है।
जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ व उपयुक्त हैं। इसी तरह राज्य के तीन वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। यानी कि ये तीन वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें। जब ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो वह अनिष्टकारी होगा, हानिकारक होगा और राज्य में न्याय नहीं रहेगा। तो प्लेटो के अनुसार न्याय मानवीय आत्मा के तीन तत्वों पर आधारित है: बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। जब ये तीनों तत्व अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तभी न्याय स्थापित होगा। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। प्लेटो कहता है दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। यानी कि प्लेटो का न्याय प्रत्येक वर्ग, तीन वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करें, तभी न्याय स्थापित होगा। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। उनका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किस विचारक का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, या कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत पर आधारित न्याय का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करे, किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। तो हमारे सामने परीक्षाओं की दृष्टि से सवाल उभरकर सामने आते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटो न्याय के दो स्वरूप बताता है, एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। और वो कहता है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व है: बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन तीन तत्वों के आधार पर वह तीन वर्गों की बात करता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। इसी प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है, जैसे कि शासक, जैसे कि सैनिक, जैसे कि उत्पादक वर्ग, जिसमें बुद्धि सर्वाधिक पाई जाएगी वे शासक वर्ग का कार्य करेंगे, जिसमें शौर्य अधिक पाया जाएगा वे सैनिक वर्ग का कार्य करेंगे, जिसमें तृष्णा पाई जाएगी वे उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। तो ये रहा प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विचार। हालांकि प्लेटो ने अपने विचार न्याय के बारे में जब प्रतिपादित कर रहा था, उस समय कई प्रकार के न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, उनका प्लेटो ने खंडन किया है। उसके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक
अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में। अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या विचार प्रतिपादित किए हैं? प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। यानी कि प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। तो ये गुरु और शिष्य की जोड़ी है। सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। कौन कहता है कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है? अरस्तु कहता है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। यानी कि न्याय के बारे में सभी लोगों की एक जैसी धारणा है और इसी कारण राज्य अस्तित्व में आया है। इस मानकीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि इस मानकीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबिंबित करता है। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के दो रूप प्रस्तुत किए हैं। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के कितने रूप बताए? दो रूप। और प्लेटो भी न्याय के दो स्वरूपों की चर्चा करता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। अरस्तु ने न्याय के जो दो प्रकार बताए हैं उनमें है, पहला है वितरणात्मक न्याय। कौन सा है? वितरणात्मक न्याय। और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अरस्तु कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात करता है। यानी अरस्तु है जो न्याय की दो प्रकार बताता है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वितरणात्मक न्याय, दूसरा है करेक्टिव जस्टिस सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय कैसे होगा, इसका नियम क्या होगा? तो प्लेटो कहते हैं कि यह इस न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप होना चाहिए। जिसके पास जितनी योग्यता और जिसका योगदान होगा उसे उसी अनुपात में न्याय मिलना चाहिए। वह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। कौन? अरस्तु। वितरणात्मक न्याय योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात करता है और वह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। इस समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। यानी कि अरस्तु कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय में लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होने चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसका जितना सामर्थ्य है, जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना योगदान है, उसी के अनुपात में न्याय मिलना चाहिए। अगला है प्लेटो का दूसरा प्रकार है सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य इस न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता हो। यानी अरस्तु का करेक्टिव जस्टिस से तात्पर्य इस न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता हो। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी गई। यानी कि वितरणात्मक न्याय जब मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा सुधारात्मक न्याय की व्यवस्था की गई और इसमें व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे, अन्याय करे, तो राज्य का यह दायित्व है कि वह सुधारात्मक न्याय के माध्यम से कार्रवाई करे।
तो हम मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय योग्यता, सामर्थ्य, उत्तरदायित्व क्या पर आधारित है, उसके अनुपात में न्याय प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकालीन प्रमुख विचारक है संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व माना। यानी संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए न्याय को महत्वपूर्ण माना है। तो ईश्वरीय राज्य का संबंध किससे? संत ऑगस्टाइन से। वे अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि द सिटी ऑफ गॉड संत ऑगस्टाइन की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त हैं। तो इस प्रकार की पुस्तक व इस प्रकार का कथन डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य की बात करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? द सिटी ऑफ गॉड है। और इसमें उन्होंने क्या लिखा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त हैं। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसने कहा, किस पुस्तक में कहा? जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे, व्याख्या सहित। ऑगस्टीन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। परिवार के संदर्भ में, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वे न्याय मानते हैं। कौन? संत ऑगस्टाइन मध्यकालीन विचारक है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करे तो वही क्या है? न्याय है। ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करना ही न्याय है। किसके अनुसार? ऑगस्टाइन के अनुसार। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर सम्मिलित मानते हुए न्याय की निम्नलिखित परिभाषा देते हैं। यानी कि थॉमस एक्विनास ने भी न्याय के ऊपर अपने विचार दिए। पहले हमने ऑगस्टाइन के बारे में पढ़ा, ऑगस्टाइन की पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, जिसमें ईश्वरीय राज्य और न्याय के बारे में चर्चा करते हैं। और वे कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही क्या है? न्याय है। थॉमस एक्विनास भी मध्यकालीन विचारक है। थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। थॉमस एक्विनास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। यानी कि वो कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन व्यक्तियों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है। कौन? थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानता है। और उनका न्याय के बारे में क्या विचार है? वो कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो ये कथन एक्विनास से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे है आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी धारणा। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम
जिनका ये काल अवधि है, ने ये मत व्यक्त किया कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है। डेविड ह्यूम कहते हैं कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को ही न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। डेविड ह्यूम को हम उपयुक्तवादी विचारक कह सकते हैं। आरंभिक उपयुक्तवादी विचारक है डेविड ह्यूम, और इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया जेरेमी बेंथम ने और जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जेरेमी बेंथम को उपयुक्तवाद का जनक भी कहा जाता है, और उन्होंने डेविड ह्यूम ने क्या कहा कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नियम सर्वहित का आधार है। सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति, तर्कबुद्धि या अनुबंध में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं है। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा, यहां से डायरेक्ट सवाल आ सकता है, उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? जेरेमी बेंथम है। बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। जेरेमी बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के बड़े आलोचक रहे हैं। उपयुक्तवाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। यह महत्वपूर्ण कोटेशन है कि उपयुक्तवाद के प्रवर्तक कौन है? जेरेमी बेंथम है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयुक्तवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। राज्य अधिकतम लोगों का हित सुनिश्चित करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि उपयुक्तवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित होना चाहिए। चाहिए अल्पसंख्यक लोगों का हित पूर्ण न हो, लेकिन अधिकतम लोगों का हित पूर्ण होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा अनुभव कर सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। तो उपयोगितावादी न्याय के सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो डेविड ह्यूम जुड़े हुए हैं, जेरेमी बेंथम जुड़े हुए हैं, जेएस मिल जुड़े हुए हैं। तो यह भी आ सकता है कि उपयोगितावादी न्याय के सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन है? डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जो कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, और अंतिम उपयोगितावादी जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगितावादी न्याय के समर्थक नजर आते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। किसने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उन्होंने यह तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा अनुभव कर सके। यही उपयोगितावाद का मूल मंत्र है। अधिकतम लोगों का अधिकतम हित साधा जाए, जिनमें चाहे अल्पसंख्यक लोगों के हितों की बलि दी जाए, लेकिन अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित होना चाहिए। यही उपयुक्तवाद का मूल मंत्र है। वर्तमान में
प्राकृतिक कानून या कोरी उपयुक्ततावाद पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जाता है। वस्तुतः प्राकृतिक कानून के नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत मान्यता विकसित नहीं हो पाई। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया। यानी कि जो ये प्राकृतिक कानून है, उपयोगितावाद पर आधारित न्याय है, इन पर सर्वसम्मति विचारकों में नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में ऐसी संकल्पना की मांग है जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ को साकार करने, सामने रखकर उसको न्याय के बारे में और क्या बेहतर किया जा सकता है उन पर चर्चा हो सके। आगे है जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार। आधुनिक न्याय संबंधी विचारकों में हमने पहले उपयुक्ततावादी विचारकों को देखा और आगे है जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार। इनका न्याय के बारे में प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है। तो यहां से बेहतरीन सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किसने किया? जॉन रॉल्स ने अपनी किस पुस्तक में किया? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में। रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से असंतुष्ट हैं जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने को बल देते हैं। यानी कि रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से असंतुष्ट हैं जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल देते हैं। इस बात से भी असहमत है कि जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयुक्ततावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। यानी कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में परंपरागत व उपयुक्ततावादी जो न्याय का सिद्धांत है उसकी वो आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि उपयुक्ततावादियों ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित जो न्याय है वह न्याय बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। यानी कि उपयुक्ततावाद जो जेरेमी बेंथम जैसे विचारक कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सुनिश्चित होना चाहिए, उसमें जो अल्पमत व्यक्ति है उनकी बलि दे दी जाती है, उनको न्याय प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। तो इस प्रकार का भी कथन आ सकता है। किसने उपयुक्ततावाद की न्याय सिद्धांत की आलोचना की? जॉन रॉल्स ने। रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। यानी कि जॉन रॉल्स न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। यानी कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती है। यानी कि जॉन रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करते हैं और वे कौन कौन से हैं? वो कहते हैं कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है
जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो। यानी कि व्यक्ति और राज्य ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां स्थापित करें जो सबके लिए लाभदायक कल्याणकारी हो। सबकी प्रगति के लिए वे अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं कौन? जॉन रॉल्स। अज्ञानता के पर्दे की चर्चा किसने की? जॉन रॉल्स ने की। के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। मनुष्य कुछ नहीं जानता है। जब मनुष्य न्याय के सिद्धांत का निर्माण करेगा तो अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहकर न्याय का सिद्धांत बनाएगा। वह न तो अपनी भलाई को जानेगा न दूसरों की भलाई को जानेगा। वह सभी को समान दृष्टि से रखेगा। अर्थात वे अपनी उस मूल स्थिति में आ जाते हैं, मूल स्थिति जहां वे योग्यताओं, हितों और समताओं आदि में सम्मान है। इस स्थिति में न्याय की सर्वप्रथम मांग सबको सम्मान, स्वतंत्रता तथा अवसरों की उचित समता की होती है। यानी कि जो न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे वो सभी को एक समान मानेंगे। वो न तो अपना हित जानते हैं न ही दूसरे का हित जानते हैं, इसलिए वे सभी को समान मानकर न्याय के सिद्धांत की स्थापना करेंगे। सबको समान स्वतंत्रता तथा अवसर की उचित समता की होती है। यानी कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा है, अज्ञानता के पर्दे के पीछे की जो अवधारणा है, उसमें न्याय की सर्वोत्तम मांग सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा अवसरों की उचित समता भी होनी चाहिए। अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो। इस नियम से विलग तभी हुआ जा सकता है जब इससे हीनतम को अधिकतम लाभ मिले। यानी इस जो ये नियम है, जो अज्ञानता के पर्दे का जो नियम है, इस नियम से विलग अलग तभी हुआ जा सकता है जब इससे हीनतम को अधिकतम लाभ मिले। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि सर्वप्रथम सभी व्यक्तियों को, सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा अवसरों की उचित समता भी होनी चाहिए। यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में यदि आवश्यक हो तो विभेद स्वीकार्य रहेगा। यानी कि ऐसा भेद होना चाहिए जो हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। ये थे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में अपने विचार। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक में उन्होंने प्रतिपादित किए। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समानता है। यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समानता है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। इस प्रकार का भी कथन आ सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में समानता है। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान एवं निर्दिष्ट कर्तव्यों को अभिज्ञान कराती है। यानी कि धर्म की जो प्राचीन भारतीय अवधारणा थी वह व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान एवं निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान कराती है। यानी कि धर्म की अवधारणा कहती है, प्राचीन भारतीय धर्म की अवधारणा, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करे। और वही धारणा पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो के द्वारा वही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि तीन वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें और एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। व्यक्ति के अधिकारों व विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में निहित है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यानी कि वे प्राचीन भारतीय विचारक जिन्होंने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज और विदुर और सोमदेव।
जहां प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी, वहीं भारतीय चिंतन में न्याय की कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया। मनु व कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। जहां प्लेटो की जो न्याय की धारणा थी वह राजनीतिक व सामाजिक थी, वहीं भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार किया गया। मनु व कौटिल्य दोनों ने कहा कि न्याय की निष्पक्षता ही राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति होनी चाहिए। न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। परंपरागत रूप में न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही, एक नैतिक और कानूनी न्याय। किंतु वर्तमान में सामाजिक आर्थिक न्याय की धारणा भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई प्रकार की न्याय की धारणाएं प्रचलन में हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नैतिक न्याय, मोरल जस्टिस क्या है। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित थी, जिसमें कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। यानी कि प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही क्या है, नैतिक न्याय है। जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है, जबकि जब व्यक्तियों का आचरण नैतिकता से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को नैतिक सिद्धांत मानते हैं। इमैनुअल कांट, गांधी जी नैतिक सिद्धांत के समर्थक हैं, रहे हैं। कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। कानूनी न्याय की धारणा दो बातों पर बल देती है। पहली, सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। दूसरा है, सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। कानून के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। आगे है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित होना चाहिए। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए। यही क्या है, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि राजनीतिक न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही सफल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार व अवसर, सभी नागरिकों का समान रूप से पदस्थ होना। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान व संवैधानिक शासन को आवश्यक माना गया है। लोकतांत्रिक सरकारें होनी चाहिए, संविधान व संवैधानिक शासन भी होना चाहिए। किसी विशेष वर्ग व व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। यानी कि किसी विशेष वर्ग व व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। इस प्रकार ये राजनीतिक न्याय की विशेषता रही। आगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या है। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए। राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कि सामाजिक न्याय के लिए राज्य व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करें। राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्माण करते समय ऐसी विधायी व प्रशासनिक नियमों का निर्माण करें जो एक समतामूलक समाज निर्माण करने में सहायक हो।
जॉन रॉल्स आदि ने सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। जब लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य निरर्थक होंगे। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, किंतु व्यवहार में आर्थिक समानता लाभ पाना अभी तक संभव नहीं हुआ। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है तथा गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। यानी कि आर्थिक न्याय का सिद्धांत गरीबी और अमीर के बीच जो खाई है उसको कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। समाजवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक विषमता गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर देती है। यानी कि समाजवादी जो विचारक है वो कहते हैं कि आर्थिक विषमता गरीबी और अमीर के बीच जो खाई है उसे और अधिक गहरी कर देती है, जिससे समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है। अब निष्कर्ष क्या है, हम अंत में पहुंच चुके हैं इस टॉपिक के। यदि भी न्याय के मौलिक स्वरूप में काफी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन न्याय का लक्ष्य आज भी वही है जो सदियों से पहले था। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार सामाजिक जीवन में लाभों और दायित्वों के तर्कसंगत वितरण से है। यानी कि सामाजिक जीवन में लाभ और दायित्वों के तर्कसंगत वितरण से है। न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार किसे है? सामाजिक जीवन में लाभों और दायित्वों के तर्कसंगत वितरण से है। न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज में प्रासंगिक होगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों इत्यादि का अभाव हो और जहां प्रचलित कानूनों, अधिकारों, संपत्ति संबंधों और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और उनमें उपयुक्त परिवर्तन की मांग करने की स्वतंत्रता और गुंजाइश हो। कुछ ऐसी प्रणालियां भी हो सकती हैं जिनमें न्याय की चर्चा निरर्थक होगी। उदाहरण के लिए शुद्ध सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण वितरण के मानदंड पहले से निर्धारित होते हैं। यानी कि जो शुद्ध अथॉरिटेरियन प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, वहां संपूर्ण वितरण के लिए मानदंड पहले से निर्धारित रहते हैं। वहां वितरण के नए मानदंडों की तलाश करना अनावश्यक है। फिर शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत सारा वितरण बाजार शक्तियों की परस्पर क्रिया से निर्धारित होता है, अतः वहां वितरण के नए मानदंडों को मान्यता नहीं दी जाती है। अंततः काल्पनिक साम्यवादी समाज के अंतर्गत अभाव की स्थिति ही समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। अतः वहां न्याय के किसी वैकल्पिक सिद्धांत पर विचार करना व्यर्थ होगा। जहां सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी वहां समाज से अन्याय की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। ये निष्कर्ष था। आप वीडियो रोककर इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहां से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने की थी। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए और उन 3 तत्वों पर आधारित 3 वर्गों की बात करता है। 3 तत्व थे बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। बुद्धि शासक वर्ग, शौर्य से सैनिक वर्ग और तृष्णा से उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्ग जब अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। यह प्लेटो ने कहा अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सदस्य हुआ है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग किसके समान हुआ है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। तो उत्तर होगा न्याय।
प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य के आत्मीय गुण माना। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 गुण होते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। तो यह भी महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है? किसने कहा कि न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण होना चाहिए? प्लेटो ने कहा। जबकि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, यह अरस्तु ने कहा। परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से है। प्लेटो और अरस्तु परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक है। परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक कौन है? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या अपनी रचना रिपब्लिक में की है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक रिपब्लिक में की है और उन्होंने न्याय के 2 रूप बताए हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। अरस्तु ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय योग्यता पर आधारित है, सामर्थ्य पर आधारित है, जो कि आनुपातिक सिद्धांत के अनुरूप योग्यता और सामर्थ्य के अनुपात में वितरण किया जाएगा। सुधारात्मक न्याय वितरणात्मक न्याय की वर्दी में सहायक है। मध्यकालीन में संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य द सिटी ऑफ गॉड उनकी पुस्तक है, उसमें न्याय को अपरिहार्य तत्व माना है। ईश्वरीय राज्य में न्याय को अपरिहार्य तत्व माना है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचकों की खरीद फरोख्त मात्र है। द सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन की पुस्तक है। थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। उन्होंने कहा कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना थॉमस एक्विनास ने। जॉन रॉस ने अपने न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉस ने अपने न्याय संबंधी विचार ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए। जॉन रॉस अज्ञानता के पर्दे विल ऑफ इग्नोरेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। विल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत जॉन रॉस से हैं और न्याय की धारणा के विविध रूप बताते हैं। तो उन्होंने 5 रूप बताए हैं। तो जॉन रॉस ने न्याय के 5 प्रकार बताए हैं: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। डेविड ह्यूम ने नियमों की अनुपालना को ही न्याय माना। नियमों की अनुपालना ही न्याय है। किसने कहा? डेविड ह्यूम एक उपयुक्ततावादी विचारक हैं। जेरेमी बेंथम ने कहा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र माना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही क्या है? न्याय का मूल मंत्र है जेरेमी बेंथम के अनुसार। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। किसको? न्याय को। तो इस प्रकार आज हमने राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्याय की अवधारणा पर चर्चा की। इस टॉपिक को और हम बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर आधारित अन्य क्या और महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उन तमाम एमसीक्यू के बारे में चर्चा रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।